Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 7 memory. In the last video, we have discussed the topic is memory as a constructive process. Today in this video, we will be discuss about the topic is nature and causes of forgetting. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, nature and causes of forgetting जो मेमोरी के ही चैप्टर में ही है. फॉरगेटिंग क्या है, हम क्यों भूलते हैं. हम डेली रूटीन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं. मैं भी भूलती हूँ, आप सब भी भूलते हैं, लेकिन हम भूलते क्यों हैं. क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गई है या नहीं गई, उसकी वजह से हम भूल रहे हैं. क्या वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह चुकी है. जो इंफॉर्मेशन हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी, क्या वो लॉन्ग टर्म में गई है कि नहीं गई. जो हमने स्टोर करके रखी हुई है, क्या वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है. ये जिस इंफॉर्मेशन को जिस जगह पे जानी थी, क्या वहाँ पर वो मिसप्लेस है, कहीं गई नहीं है. ढेर सारे क्वेश्चन है, हमें कैसे भूलते हैं. इनमें बहुत सारी थ्योरीज आती है जो हमें बताती है कि हमें फॉरगेटिंग किस वजह से होती है, क्यों हो रही है. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं एबिंगहॉस, जो इस नेचर एंड कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं. एबिंगहॉस ये एक्सपेरिमेंट खुद पर करते हैं. एबिंगहॉस के बारे में हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एबिंगहॉस ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 ट्राइग्राम को लिया, मीन नॉन सेंसलेबल लिए. ठीक है, हमने सीवीसी ट्राइग्राम कहाँ पढ़ा है, चैप्टर 6 लर्निंग, वर्बल लर्निंग के अंदर, राइट. इन्होंने क्या किया, नॉन सेंसलेबल के कुछ वर्ड्स लिए. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया है, 10 वर्ड्स लिए हैं नॉन सेंसलेबल को, और उनको क्या किया है, उन लिस्ट को उन्होंने क्या है, लर्न किया है. फिर कुछ टाइम ब्रेक लिया, उसके बाद उसको रिकॉल किया. फिर दोबारा से उन्होंने क्या किया, लर्न किया, फिर उन्होंने टाइम लिया, उसके बाद फिर उसको उन्होंने रिकॉल किया. फिर उन वर्ड्स को क्या है, लर्न किया, ब्रेक लिया एंड देन उसको रिकॉल किया. ये काफी नंबर ऑफ ट्राइज में ये चीजें चलती गई. एक टाइम के बाद जब उन्होंने इस फॉरगेटिंग के वर्ड्स को उन्होंने रिकॉल किया, ब्रेक लिया और उसको रिकॉल किया, ये कंप्लीट करने के बाद उन्होंने रेट ऑफ फॉरगेटिंग को चेकअप किया 9 आवर. ठीक है, 9 आवर में से फर्स्ट आवर में सबसे ज्यादा, किसमें, फर्स्ट आवर में सबसे ज्यादा उनको फॉरगेटिंग हो रही थी. जब भी हम कोई भी वर्ड या चैप्टर को लर्न करते हैं, तभी भी हमें जल्दी से हम मेमोराइज नहीं कर पाते, हम रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, राइट. जैसे जैसे ये कर्व, ये क्या है, ये यहाँ पे कर्व है ऐसा, ठीक है. जैसे जैसे ये कर्व, पहले क्या है, ये टाइम वेव बढ़ता है, जैसे जैसे कर्व आज नीचे की तरफ आ जाता है, तो एक टाइम पर क्या है, हमारी जो फॉरगेटिंग होती है वो स्टेबल हो जाती है. क्लियर. एबिंगहॉस के केस में क्या था कि उन्होंने लिस्ट को लर्न किया, देन ब्रेक किया, उसके बाद रिकॉल किया. सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी रिकॉल करने में, पहले घंटे के अंदर, फर्स्ट आवर में. जैसे जैसे ये फॉरगेटिंग का कर्व एक टाइम स्टेबल लाइन पे आ गया, तो वहां पर उनको रिकॉल करने में और प्रॉब्लम नहीं हुई. नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई. क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ ट्राइज लेते गए, फर्स्ट में, 2 में, 3 में, 5, 6, 7, इतने ट्राइज के बाद हमें वो चीज़ें लर्न होने लगी. तो एक टाइम के बाद आकर वो जो हमारा अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग का होता है वो रिटेन हो जाता है. दिस इज द कर्व ऑफ, उसको बोला जाता है एबिंगहॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग. क्लियर. नेक्स्ट, इनके अंदर बहुत इनिशियल एक्सप्लोरेशन किए गए कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, एबिंगहॉस की, लेकिन हमें पता ही कैसे चलेगा कि फॉरगेटिंग होती कैसे. हमें ये पता है कि एक टाइम के बाद आने पर कि हमें सब कुछ लर्न हो जाता है. स्टार्टिंग में हमने कोई चैप्टर लर्न किया है, कोई भी चीज़ें हैं,
स्टार्टिंग में हमें सबके साथ ही प्रॉब्लम आती है। जब धीरे धीरे हम उसको रिकॉल करते जाते हैं तो एक टाइम पर आकर हमें वो सभी चीज़ें लर्न हो जाती है। इसके यह पता नहीं चलता है कि हमें फॉरगेटिंग कैसे हो रही है। क्लियर। उसके बाद कुछ और थ्योरीज आई। फर्स्ट मेन थ्योरी आती है इसकी ट्रेस डीके थ्योरी। ट्रेस डीके थ्योरी का मतलब है कि ऐसे ट्रेसेस हमारी मेमोरी में होते हैं जो डीके कर जाते हैं। ट्रेसेस आर नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम सो दे सिंपली फेड अवे। जब भी हमारी मेमोरीज में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जब हम उसको मेमोराइज करना चाह रहे हैं तो हमारे ब्रेन के कुछ फिजिकल चेंजेस में भी, सीएनएस जो हमारा ब्रेन होता है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्लियर। इस थ्योरी को बोला जाता है डिफ्यूज भी, डिफ्यूज थ्योरी भी इसको बोला जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमने अपनी मेमोरी में रखी है और उसको हमने लॉन्ग टाइम तक उसको यूज ही ना किया हो तो वो हम क्या है, सिंपली फेड अवे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम 7 चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर 1 को हमने करके पहले ही छोड़ दिया, दोबारा से हमने कभी उसको देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो सिंपली क्या होता है, वो हमारी मेमोरी से क्या है, फेड अवे हो जाती है। उसके ट्रेसेस क्या है, इजिली फेड अप हो जाती है। और इस थ्योरी को क्या बोला गया है, डिफ्यूज थ्योरी, कि ऐसी मेमोरी जो हमने कई बार तक हमने यूज ही ना की हो उसको बोला जाता है डीके थ्योरी। फॉर इसके लिए अपने भी ग्राउंड के एजुकेशन थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी थे। कहा गया कि जो थ्योरी, इस थ्योरी को ट्रेस डीके थ्योरी कहा गया है कि जो हमने यूज ही ना को वो डीके हो जाती है। क्यों हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल कहा कि जब हम सो जाते हैं तो मेमोरी में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो चली गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर हम सो गए, सोने से तो हमें बहुत अच्छी मेमोरीज होती है हमारी, है ना, मेमोरी बहुत अच्छी शार्प हो जाती है सोने से। लेकिन इनकी थ्योरी से ये पता नहीं चल रहा है कि सो गए हम तो हम कैसे भूल गए भाई। सोते तो हम सभी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है और आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद नेक्स्ट डे आप एग्जाम करने जाते हो, उससे पहले आप अच्छे से नींद लेकर गए हो, अपनी पूरी नींद कंप्लीट की, आपने 8 आवर तक सोते हो, अच्छे से नींद कंप्लीट की है ना, तो देन आप क्या भूल गए? ऐसा तो नहीं होता। अगर आपने अच्छे से नींद नहीं ली है 4-5 घंटे की, तो वो मेमोरी ट्रेसेस फिर भी रहते हैं, राइट। तो इनकी थ्योरी यहाँ पर इतनी फॉरगेटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इसी को रिप्लेस करते हुए सेकंड थ्योरी आती है हमारी इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है? जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर रही होती है, जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी के अंदर या लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर रही होती है, तो पहले वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरफेयर करती है, ठीक है। जो पहले वाली जो थ्योरी होती है वो हमें इंटरफेयर करती है, उसी को बोलते हैं हम इंटरफेयर थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने कुछ ऐसे सीबीएसई मीन्स नॉन साइंस सिलेबस की लिस्ट दी, मैंने 10 ए और बी लिस्ट दी है, ठीक है, और मैंने कहा कि आपको उसको लर्न करना है, देन मैं आपको पूछूंगी, ठीक है। मैंने आपको वो लिस्ट दे दी लर्न करने के लिए और आपने लर्न कर दी। अब मैं आपसे पूछूंगी कि लिस्ट बी में थर्ड वर्ड कौन सा है, तो अगर आप मुझे लिस्ट ए में से थर्ड वर्ड बता दोगे तो क्या है, इंटरफेयर कर रहा है। मैंने कहा कि लिस्ट बी को रिकॉल करो, तो कहीं ना कहीं अगर आप लिस्ट ए को, एक भी वर्ड को अगर आप लिस्ट बी में डाल रहे हो तो वो इंटरफेयर कर रही है। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस थ्योरी। क्लियर? इंटरफेरेंस थ्योरी के 2 काइंड ऑफ इंटरफेरेंस है। फर्स्ट इज प्रोएक्टिव, सेकेंड इज रिट्रोएक्टिव। इसका लर्न करने का तरीका क्या है, वो ध्यान को लर्न रखना आपको बस। प्रोएक्टिव मीन्स प्रीवियस, जो पहले की है, और रिट्रोएक्टिव मीन्स रिसेंटली, जो अभी आप जस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसको लर्न रखने का, प्रीवियस एंड रिसेंटली। क्लियर? इसको लर्न रखना है ऐसे ताकि आपको लर्न रहेगा। पी से प्रीवियस, आर से रिसेंटली, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है फॉरवर्ड मूविंग एंड रिट्रोएक्टिव का मतलब होता है बैकवर्ड मूविंग। प्रोएक्टिव मतलब मीन्स दैट कि जब भी आप न्यू लर्निंग कर रहे हो,
तो पहले वाली लर्निंग आपको इंटरफेयर कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हो, जो आपको लैंग्वेज आती है, बी फ्रेंच लैंग्वेज आपकी न्यू लर्निंग है। जब आप फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंटरफेयर कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी, ये आपकी फर्स्ट लर्निंग है, ये आपकी सेकेंड लर्निंग है। जब आप बी को लर्न कर रहे हो तो पहले वाली आपको इंटरफेयर करेगी, ठीक है। जब आप न्यू इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे हो तो पहले वाली जो इंफॉर्मेशन है आपकी मेमोरी में वो इंटरफेयर कर रही है न्यू लर्न करने में, वो होता है हमारा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया होगा आपको ये दोनों तीनों एग्जांपल, आई होप। रेट्रोएक्टिव, जिसको हम रिसेंटली से लर्न करते हैं। बैकवर्ड मूविंग, जो आपने न्यू लर्न की है, पहले वाली लर्निंग को आप भूल जाते हो, दैट इज कॉल्ड क्या है, रेट्रोएक्टिव। वो आपको करंटली वाली लर्न रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न किया था और आप इंग्लिश लैंग्वेज भूल गए, दैट इज कॉल्ड रेट्रोएक्टिव लर्निंग। इसी में कोई और एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अभी चैप्टर 7 रिसेंटली आप यही पढ़ रहे हो, ठीक है। चैप्टर 7 में आपने अभी ये पढ़ के आए और पहले वाले में आपने लर्निंग चैप्टर पढ़ा है। जो चैप्टर आपने लर्न करके रखा हुआ था, अब चैप्टर 7 आपकी न्यू लर्निंग है, तो आप पहले वाले चैप्टर को भूल जाओगे, देन आपको जो रिसेंटली में आपका चैप्टर 7 चल रहा है वो आपको लर्न रहेगा। ये होता है रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव का इंटरफेरेंस। क्लियर? आई होप ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको, इंटरफेरेंस एंड प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। क्लियर गाइस? सो गाइस, थर्ड थ्योरी इज फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल क्यू। अब यहाँ पे टुलविंग आते हैं। टुलविंग कहते हैं कि ना ही फॉरगेटिंग हमारे ट्रेस डीके थ्योरीज होते हैं, ना ही कुछ ऐसा इंटरफेरेंस होता है। अगर हम जब भी कोई कंटेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे होते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं, अगर उसमें छोटा सा क्यू मिल जाए तो हम पूरे कंटेंट को क्या है, मेमोराइज कर पाते हैं, अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। क्यू, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी आपका एग्जाम होता है और एग्जाम टाइम में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको अच्छे से आता है, लेकिन आप कुछ ऐसे वर्ड्स भूल जाते हो तो आपका कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो आपके माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन आया होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक क्यू मिल जाए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो मैं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा। तो यही टुलविंग कहते हैं कि रिट्रीवल जो भी क्यूज होते हैं हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्यू हमें मिल जाए तो हम पूरे कंटेंट या पूरी इंफॉर्मेशन को रिकॉल या रिट्रीव कर पाएंगे। हेल्प अस इन रिकवरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी। क्लियर? कि हमें कोई क्यू मिल जाए तो हम पूरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको रिकॉल कर पाएंगे, वो हमें याद रहता है। क्लियर? उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है टुलविंग ने, इसे रिट्रीवल क्यू को समझने के लिए। उन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने कुछ नेम लिए जैसे बनाना, पोटैटो, हार्ट, राहुल, ठीक है। उस नेम्स की इन्होंने क्या है, कैटेगरी बना दी। क्या बना दी? कैटेगरी बना दी। बनाना में क्या आता है, बनाना किस में आता है, फ्रूट में आता है। पोटैटो किस में आता है, वेजिटेबल्स में आता है। हार्ट किस में आता है, प्लेस में आता है। राहुल क्या है, नेम है। तो क्या उन्होंने, अगर हम छोटा सा क्यू बता दें तो ये हमारी मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करेगी, हम अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे, हम भूलेंगे नहीं, वहाँ पे हम ऐसे भूलते नहीं हैं। अगर हम उस क्यूज में कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज मेमोरी एंड विच इज द, कौन सा ऐसा मॉडल है जो एटकिंसन शिफरिन मॉडल ने दिया था, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया मैंने। अब आपको मैंने कोई क्यू बता दूं, मेमोरी है, अब वो मॉडल भी दिया था, कौन सा मॉडल दिया था भाई,
तो आपको अगर क्यों मिल जाए कि वो 3 मॉडल दिए थे, 3 कुछ मॉडल दिए थे, तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा, है ना, कि एक क्यों अगर मैंने आपको बता दिया तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो यही कहते हैं कि हम क्यों की हेल्प से हम पूरे कंटेंट को मेमोराइज कर पाएंगे। दिस इज द ट्यूटोरियल ड्यू टू रिट्रीवल क्यूज। आई होप आपको ये आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछे, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।